सबको नमस्कार। आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि जस्टिस ढींगरा साहब के साथ हम बैठे हैं और एडिशनल एडवोकेट जनरल जो कि लीगल ल्यूमिनरी हैं, वकालत के अलावा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, बाद में केस कर देना आप इकट्ठे ही कर जो करते तो इसके अलावा कानूनी पढ़ाई के अलावा भी आपने बहुत अच्छा अध्ययन किया है। विशेष रूप से अगर आप में से किसी ने विवेकानंद जी को समझना हो और विवेकानंद जी के भी अर्थशास्त्र पर क्या सुझाव थे, क्या उनका दर्शन था, तो इकोनॉमिक फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद नाम से इनका लेख बहुत प्रसिद्ध हुआ है। और वो लेख इन्होंने पूरी छुट्टियां जो है वो विवेकानंद के संग बिता करके उसमें जो निष्कर्ष निकले हैं उसके आधार पर वो लिखा है। और सेंटेनरी सेलिब्रेशंस में जो सार्ध शती हुई विवेकानंद जी की, तो उस समय रामकृष्ण मठ ने एक बहुत ही अद्भुत लेखों का संग्रह देश भर में जो लोगों ने बोला वो छापा। तो बाकी सब ने तो अपने लेख भेजे होंगे तो छपा होगा, इनका लेख उन्होंने पढ़ा, इनसे रिक्वेस्ट किया और उस लेख को उन्होंने उसमें स्थान दिया। तो ये ना केवल एक वकालत के लिए सम्मान था, आज का युवा विवेकानंद को कैसा समझता था, कैसा समझना चाहिए, उसको समझने के लिए भी हम विक्रमजीत बनर्जी जी से बहुत बड़ा मार्गदर्शन, सलाह मशवरा और एक मेंटोरशिप के नाते नौजवान ले सकते हैं। मेरे साथ मेरे और साथी भी हैं, तो क्योंकि इत्तेफाक से एक कार्यक्रम और भी संगठन का है तो उसमें भी जाना है, तो मैं थोड़ा सा निवेदन, क्योंकि इस विषय पर न्याय का कैसे भारतीयकरण हो, इस विषय का अगर सबसे कम जानकार इस सभा में हो सकता है तो मैं हो सकता हूँ, क्योंकि आप सब वकालत किए हुए हैं, इस विषय के ऊपर बार बार सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। और पढ़ाई का नियम यही होता है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं आना चाहिए। पहले आसान बात करनी चाहिए, फिर मुश्किल करना चाहिए। तो शायद यही सोच करके मेरा जो है वो पहला भाषण रखा है, ताकि कोई चीज़ ऐसी ना हो कि जो मुश्किल लगे, किसी को समझ ना आ सके। और धीरे धीरे स्तर भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मीटिंग के अंदर वैसे भी नियम ये होता है, कवियों के अंदर तो शुरू के अंदर एक दो कवि ऐसे बुला के रखते हैं कि जो फ्री में आ जाते हैं और जितनी देर कहो तो वो बोलते रहते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे बड़े खिलाड़ी आते हैं, तो वो हमारे सामने बैठे हैं और आप लोग भी बैठे हैं। पर मेरी जो इस विषय पर विचार करने की शुरुआत हुई तो गुरुदत्त के एक उपन्यास से हुई। शायद वैद्य गुरुदत्त से आप में से कोई परिचित है, पढ़ा है कभी किसी ने? क्योंकि वो पीढ़ी जो है वो निकल चुकी जो उनसे बहुत बड़ी प्रेरणा प्राप्त करती थी, आज से लगभग 30 साल 35 साल पहले। तो हर और एक उपन्यास जो उनका, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और संघ का कार्यकर्ता होने के कारण से वो उपन्यास मैंने अपने पास भी रखा हुआ है। उसका नाम है सदा वत्सले मातृभूमि। तो उसके अंदर जो पात्र है, हीरो है, उसके पिता उसको वकालत करवाना चाहते हैं और वो उस साल एडमिशन ले नहीं पाता है। तो बोलते हैं कि प्रोफेशन बहुत अच्छा है, तू इसको लेना, पर अगले साल एडमिशन लेना। लेकिन लड़का जो है वो कुछ किताबें खरीद के लाता है, तो पिताजी कहते हैं कि ये जितनी भी किताबें तू पढ़ता रहेगा ना कानून की, तेरा दिमाग खराब होता जाएगा। बोले फिर क्या करूं? तो अगर कानून पढ़ना है तो आप भारतीय एक ग्रंथ है न्याय शास्त्र, इनको पढ़ना शुरू करो। तो बोले कि वो कहाँ मिलेगा? तो बोले वो संस्कृत में है, वो भी आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। इससे वो शुरुआत होती है। और वो हमारा कॉलोनाइजेशन जो हुआ माइंड का, किस प्रकार से मैकॉले ने और बाकी लोगों ने किया, तो सारी बातें युवा पीढ़ी के आगे उस उपन्यास के अंदर लिखता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए, हमारा और आपका ढींगरा साहब का जो संबंध आया
नाम तो इनका सुना था, तो वो इसलिए आया कि इन्होंने एक बहुत अच्छा पुस्तकालय एक इस शहर में बनाया है, दिल्ली शहर में बनाया है, जो दिल्ली के अंदर रह भी लगता है भी आपको बिल्कुल एक शांत जगह, बिल्कुल सौम्य जगह, जहाँ बैठने के बाद जिसको इको सिस्टम पढ़ने का वो लगता है। तो आपने समय यान के नाते सेक्टर 8 में आर के पुरम में जो स्वदेशी का परिसर उसमें आपने इस्टेब्लिश किया, और उसके पीछे भावना ये थी कि नौजवान पीढ़ी जो पुरानी पुस्तकें हैं उसको पढ़े, नए संदर्भों में पढ़े। और इन्होंने गुरुदत्त के जो 250 के लगभग उपन्यास उन्होंने ज़िंदगी भर में लिखे, वैद्य गुरुदत्त ने। एक टाइम था कि यूनेस्को ने 60 के दशक का भारतीय जो उपन्यासकार सबसे ज़्यादा पढ़ा जा रहा है हिंदी में, तो उसके बारे में जब आकलन किया था तो गुरुदत्त का नाम आया था। वो सारे उपन्यास आपने संग्रह करके किए। मैंने वो उपन्यास देखने के बाद मैंने कहा एक उपन्यास मेरे को कम लगता है। बोले नहीं, हमने सब लाए हैं। मैंने कहा वो कम लगता है, तो बोले क्या नाम है? तो मैंने कहा सदा वत्सले मातृभूमि, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी ढंग से पढ़ा और मेरे पास एक कॉपी अभी भी सुरक्षित है। तो उस उपन्यास में जो जो आप जाते जाएंगे, तो भारतीय न्याय अगर व्यवस्था को बदलना है, भारत के लोगों से सच्चा न्याय हो सके अगर आपने समझना है, तो मेरी शुरुआत और कई और लोगों की शुरुआत भी उस उपन्यास से हुई होगी जिसका नाम सदा वत्सले मातृभूमि। और जो नहीं जानते उनको बता रहा हूँ कि संघ की प्रार्थना पर आधारित वो उपन्यास है। और उन्होंने कहा कि ये जैसे ये राष्ट्रवाद की पूरी परिभाषा है, राष्ट्र की पूरी स्तुति है, उसी प्रकार से जो पुराने ग्रंथ हमारे न्याय के लिखे हैं। और बाद में मैंने जब और पढ़ा तो ये एक सचमुच के न्यायविद जो कि इंग्लैंड में रहते हैं, भारतीय थे, उनकी जीवन पर आधारित वो सारा उपन्यास है कि किस प्रकार उन्होंने न्याय की परिभाषा को, न्याय की व्याख्या को भारतीयकरण किया। वो उपन्यास से आज एक बक्का न्यास बना करके इस काम को करना चाहिए, मुझे लगता है यही आज के कार्यक्रम की एक जो रूपरेखा है। और ये ब्रिजेश जी ने ये बीड़ा उठाया है, ये कार्यक्रम किया है, तो इनका, आपका, हमारा परिवार का और आए हुए सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवादी शुरू करूँगा। दूसरी बात जो है इस बारे में, भारत के अंदर आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी गई, तो आप देखेंगे कि अधिकांश एडवोकेट थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय तो बहुत बड़े वकीलों में से हिसार के माने जाते हैं, थे उस समय। तो ये सारे लीगल ल्यूमिनरी थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी। पर शायद भारत का इतिहास रखेगा कि भारत के आज़ादी को दिलाने में एडवोकेट ने जितनी बड़ी भूमिका निभाई, भारत के कानून व्यवस्था को भी आज़ादी दिलाने में उतना बड़ा योगदान किया है या नहीं किया है, शायद आने वाला समय प्रश्न चिन्ह उठाएगा। और उसके प्रश्न उठाने से पहले पहले हमको उत्तर ढूंढना चाहिए, ये इस मेरी एक अपेक्षा है। और आज का जो विषय है ये एक शुरुआत है, इससे पहले भी काफ़ी लोग काम कर चुके हैं। इसके दर्शन कई प्रकार से पहले भी हुए हैं। आप में से तो वकालत का पेशा होने करके अधिकांश लोगों को पता होगा कि आज की अमेरिका की कमाई दुनिया में सर्वाधिक है। लगभग 21 ट्रिलियन डॉलर के लगभग वो जीडीपी उसकी साल की है। फिर 17-18 के लगभग चाइना की आती है। फिर उसके बाद सीधा ही 5 ट्रिलियन डॉलर से शुरू होकर के तीसरे नंबर की, और फिर भारत की 3.7 के लगभग ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था मानी जाती है। पूरी दुनिया के इस समय इत्तेफाक से 100 ट्रिलियन डॉलर के लगभग की अर्थव्यवस्था है। पर ये जो अमेरिका कमाता है सबसे ज़्यादा, तो न तो वो मैन्युफैक्चरिंग में कमाता है, न वो कोई और चीज़ ऐसी दवाई बना रहा है कि जिसके कारण कमाता है। वो उसकी 35% के लगभग कमाई का एक सोर्स है, और वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और शायद भारत का कहते हैं कि उसमें हिस्सा बहुत कम है,
जो भारत की आबादी है उसके हिसाब से बहुत ही छोटा हिस्सा भारत का है। इसमें एक लैंडमार्क हुआ। जो स्वदेशी जागरण मंच को शुरू करने वाले थे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, तो उनके पास एक बुजुर्ग आदमी आया करते थे और बहुत अच्छे पद पे भारत सरकार में। तो वो कहते देखो, ये आप जो स्वदेशी जागरण मंच चला रहे हैं, ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है और ये आर्थिक आज़ादी दिलवाने के अंदर इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। लेकिन आप मुझे कहो कि मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाऊं तो मैं लगा नहीं सकता। आप कहो मुझे जेल में जाओ तो मैं जा नहीं सकता। आप मुझे कहो कि मैं आंदोलन करूं कोका कोला पेप्सी कोला के खिलाफ, ये मेरी ना उम्र है ना मेरा स्वभाव है। कोई मेरे लायक इसमें काम हो सकता तो आप बताइए। तो ठेंगड़ी जी कहते थे कि आने वाले दिनों के अंदर इंडियन पेटेंट एक्ट के अंदर बहुत बड़े सुधार करने की आवश्यकता है और ये डिट्टो कॉपी है जैसी बाकी देशों की, वैसी नहीं है। बाकी जैसे देश भारत को गरीब बनाए रखने के लिए जो चाहते थे, उसी का ये रूप है इंडियन पेटेंट एक्ट। तो इसके अंदर कुछ कर सकते हो। तो बहुत दिनों की खोज के बाद उन्होंने कहा कि एक छोटा सा सुधार हो सकता है और जिसको बोल सकते हैं कि 3D, ये एक सुधार हो सकता है। बोले इसमें क्या है? तो इसमें एक शब्द सिर्फ जोड़ना पड़ेगा, 4 स्पेलिंग उसके, मियर, MERE, मियर। कि अगर कोई दुनिया के अंदर कोई खोज करता है और उसने रीपेटेंटिंग करानी है, तो उसका तरीका फिर यही होगा कि वो रीपेटेंटिंग कराने के लिए किस प्रकार की मैनेवरिंग करते हैं, उससे बचने के लिए यहाँ पर एक कानून बना दिया जाए और वो कानून में ये लिखा हो कि अगर कोई मियर इमिटेशन है, हल्का सा कॉस्मेटिक चेंज है, तो हिंदुस्तान में उसको पेटेंट दोबारा नहीं देना चाहिए। इसके बारे में कोई जब ये इसको पास कराने के लिए पार्लियामेंट की लॉबी के अंदर बैठ करके कई घंटे उस व्यक्ति के दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की प्रेरणा से लगते थे और सब पार्टियों ने मिलकर के उसको पारित कर दिया, इंडियन पेटेंट एक्ट के अंदर आ गया। वकील लोग आप हैं, मैं तो एक साधारण अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते जो अंदाज़ा लगा रहा हूँ वो ये है कि कई साल तक इसकी कोई चर्चा नहीं हुई, कोई खास बात नहीं मानी। जब नोवेल्टीज़ का मामला आया तो तब पहली बार इसका महत्व दुनिया ने जाना और नोवेल्टीज़ की लड़ाई के अंदर जो लाखों की दवाई थी वो हज़ारों में जो बिकने का श्रेय मिला, तो ये इसी 3D एक्ट के कारण से बना, इसी प्रावधान के कारण से मिला। और गजब की बात थी कि जब ये केस 2006 से शुरू हुआ, 2013 में फाइनल हुआ अप्रैल के अंदर, 1 अप्रैल को पूरी दुनिया के अखबारों के अंदर जश्न मनाए गए, लेकिन हिंदुस्तान को छोड़ करके हिंदुस्तान के अखबारों ने खास कवर ही नहीं किया। उसका भी कारण था कि अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया जो है वो जिस प्रकार के जो उसको खिलाता है उसी की वो सेवा करता है, और भारत का मीडिया भी किस प्रकार से उन चीज़ों को कम करता है, रखता नहीं है। तो उसका परिणाम ये हुआ कि एक संस्था बॉर्डर्स, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है, वो ने पूरी दुनिया में जश्न किए कि इसके कारण से गरीब लोग बच जाएंगे। जो इंडिया के अंदर ये पारित हुआ है 3D एक्ट के कारण से, नोवार्टिस की ग्लिवेक नाम की दवाई का जो पेटेंट दोबारा से नहीं दिया गया है और हिंदुस्तान की कंपनियों ने उसमें लाभ दिया है। आज मैं पूछ रहा था कि जो लोग उस काम में बहुत अग्रसर थे या पीछे रह के काम करने वाले में से आपको बहुत खुशी होगी, उसमें से हमारे विक्रमजीत बनर्जी जी भी उस समय पर एक्टिव थे और हमारी ओर से इसके जो फीडबैक हमको देते रहते थे। कहने का अभिप्राय है कि जो युद्ध के मैदान में सेनाएं नहीं कर सकती हैं, जो मार्केट फोर्सेस नहीं कर पाती हैं, जो बड़े बड़े आंदोलन नहीं कर पाते हैं, कानून के अंदर परिवर्तन किया हुआ थोड़ा सा भी परिवर्तन उस चीज़ को बदल सकता है। लाखों की दवाई हज़ारों में बेच सकते हैं और दवाई उपलब्ध होती है लेकिन लोगों को मिलती नहीं है, लोग मर रहे होते हैं।
अगर इसका कोई अंदाज़ा किसी ने लगाना हो तो एक फिल्म देखना चाहिए, फायर इन द ब्लड। ये फायर इन द ब्लड जो है ये विदेश में फिल्म प्रचारित हुई, लेकिन ये भारत की कहानी है। और भारत की कहानी है उसके लिए कि जब साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत बड़ी महामारी जैसे कोरोना फैल गया था, तो वैसा एड्स की बीमारी हुई थी, तो उस समय जो दवाई मिलती थी उसका लगभग $52 एक दिन का खर्च होता था। भारत की एक कंपनी ने कहा था कि मैं सस्ती बना सकता हूँ, और जब वहाँ की सरकार ने कहा कितने की बना सकते हो, $10 में बना सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि हमारी जनता अगर बचानी है तो शायद 50% बच पाएगी, 50% इस रेट पे बचेगी नहीं। तो उन्हें कम करते करते अंत में एक नया फार्मूला निकाला, $1 ए डे। ये जो है सिप्ला कंपनी ने जो उस समय शुरू किया, तो उन्होंने दवाई बना दी, लोग लेने को तैयार है। उस फिल्म के अंदर बड़े मार्मिक ढंग से दिखाया गया है, परंतु बीच में एक बात आया कि नहीं, आप ये दवाई इस रेट पे नहीं खरीद सकते। वो इंटरनेशनल जो फार्मा जो कन्ग्लोमरेट है ये अड़ा हुआ था, इस रेट पे कैसे हो सकता है। अरे बोले लोग मर रहे हैं, उनको बचाना है तो दवाई सस्ती दे रहा है, वो लोग खरीद सकते हैं। नहीं बोले ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसके लिए वहाँ के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, और भारत जिस समय अपना स्टैंड पक्का रखा, बिना प्रॉफिट के $1 ये दवाई देगी। ये उस फायर इन द ब्लड इस नाम की फिल्म के अंदर आप देखेंगे, 1 घंटे सवा घंटे की है। ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य दिखाया गया है। ये सारी कानूनी लड़ाइयाँ केवल सड़क पे नहीं लड़ी जाती, इसके पीछे दिमाग लड़ते हैं। और आज भारत के कानून का परिवर्तन होना, मॉडर्नाइजेशन होना, इंडियनाइजेशन होना, ये बहुत आवश्यक है आज दुनिया की आवश्यकताएं देखते हुए। स्वदेशी जागरण मंच ने शिक्षा के अंदर क्या परिवर्तन हो इस पर विचार किया। स्वदेशी जागरण मंच ने हर क्षेत्र के अंदर, उद्योगों के अंदर, और हमारे देश में आत्मनिर्भरता कैसे है इस पर कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई सोच विचार किए, लेकिन एक बहुत बड़ा काम रह रहा है और वो है कानून के परिवर्तन करने का। इसका एक उदाहरण दे करके मैं अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाऊंगा। आप जानते हैं कि इस दुनिया में जो योद्धा बहुत लंबे देर अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे, तो उसमें साउथ अफ्रीका के क्या नाम नेल्सन मंडेला भी एक रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि 27 साल जेल रहे। आप ये भी जानते हैं कि उन्होंने गांधी जी को बहुत सम्मान दिया, भारत की परंपरा को बहुत दिया, सत्याग्रह को सम्मान दिया। लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद देश आज़ाद हो गया। वहाँ का एक बड़ा क्यूरियस केस दुनिया के अखबारों में छपा। वो क्या था कि 1-2 व्यक्तियों ने मिल करके, वहाँ के काले लोगों ने एक अंग्रेज जमींदार को मार दिया। और जब कोर्ट में केस आया तो जज ने पूछा कि भी आपके खिलाफ ये शक है कि आपने उनको मारा है। तो बोले हाँ जी मारा है। अरे बोले आप जानते हो कि इसकी सज़ा क्या होगी? तुम्हारे इस प्रकार तुम्हारा वकील बचा रहा है, तुम्हें बाकी लोग बचा रहे हैं। नहीं बोले मैं बचना नहीं चाहता, मैं कहता हूँ मैंने मारा है। तो जज ने उसको अंदर ले गया। अरे बोले पागल हो रहा है, तू काहे को कर रहा है? बोले साहब सच बताऊं? बोले क्या? मैं जब छोटा सा था तब से खेतों में काम करता हूँ। मुझको सोने के लिए खेत के अलावा कोई जगह नहीं मिली। मैं जब छोटा सा था तो तब मैं अमीर लोगों के बच्चों को किताब पढ़ते हुए देखा था, पर मैंने अपने हाथ लगा के कोई किताब नहीं पढ़ी थी। जब मैं छोटा सा था तो कोई साफ चादर हो जो नीचे ओढ़ी जा सके और ऊपर भी ओढ़ी जा सके, मुझको आज तक मुहैया नहीं। मैं जब छोटे से था तब से लोगों को खाते पीते देखता था, आज तक मैंने पेट भर के कभी खाना नहीं किया। जब से इस केस के अंदर मैं जेल में गया हूँ तो मुझे ओढ़ने के लिए चादर मिलती है, बिछाने को चादर मिलती है, और पत्थर की चारपाई मिलती है, और वो किताबें जो हम बड़े अमीरों के पास देखते हैं हमको भी पढ़ने के लिए मिलती है। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है और साहब मैं पेट भर के खाता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि ये सुविधाएं, अगर मैं बच गया तो फिर जाके खेतों में काम करना पड़ेगा। यानी 27 साल के सत्याग्रह, 27 साल की संघर्ष के बावजूद देश आजाद हो गया, कानून वही के वही रहे, माइंस पर सारा का सारा अधिकार उनका रहा।
ज़मीन पर सारा अधिकार उनका रहा। और मैंने पूछा भी किससे, एक लड़का साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा काम कर रहा था, और जो उस समय बहुत चर्चित व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला अर्थशास्त्र पर, ऑस्ट्रोम क्या था, एलेनर ऑस्ट्रोम। हाँ, उनको जब मिला तो वो महिला का नाम था, उसका पति भी साथ में काम कर रहा था। तो उसको सारा स्टडी करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद लिखा है, ये तो व्यक्ति उसी की प्रस्तुति कर रहा है। तो मैंने जानना चाहा कि साउथ अफ्रीका में सच में देश आज़ाद हो गया, कानून आज़ाद नहीं हुए। देश आज़ाद हुआ, कानून वही पुराने रहे। तो ये व्यक्ति की हालत ही हुई कि वो जेल से छूटना नहीं चाह रहा है, आज़ादी प्राप्त होने के बाद भी वो आज़ाद नहीं होना चाहता है, वो जेल में रहना चाहता है। ये सच्ची घटना जो पड़ी, तो इसका मतलब देश का आज़ाद होना कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि होती बहुत बड़ी बात है। कानूनों का आज़ाद होना, उसका जो कॉलोनियल माइंडसेट से हट करके नए प्रकार के बनाना, भारत की आवश्यकताओं के अनुसार बनाना, भारत की भाषाओं के अनुसार बढ़ना, और जो बड़ी बात है, जजेस की जो मेंटलिटी बदलनी होती है, वो समझे कि ये जो सामने लोग हैं, ये हम इनके भगवान नहीं हैं। अरे मी लॉर्ड तो हमें कहते हैं, वास्तव में तो ये जनता है जिसके कारण से हम जज हैं। ये जनता है जिसके कारण से हमको तनख्वाह मिल रही है। ये जनता है जिसके कारण से बड़ी बड़ी कोठियाँ मिल रही है, पेंशन मिल रही हैं, और इनको न्याय दिलवाना ये मेरा काम है। ये माइंड सेट बदलना बहुत मुश्किल काम है। और जिस प्रकार के निर्णय पिछले दिनों दिखाई देते हैं, तो उस प्रकार के लगता है कि बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। तो इसलिए कानून के अंदर परिवर्तन, भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन, भारत की मुख्य भाषाओं के अंदर वकील अच्छी तरह जिरह कर सके और क्लाइंट अपने केस को समझ सके, इस प्रकार का परिवर्तन। और भारतीय जो न्याय की मीमांसा है, उसके आधार पर अगर होगा, तो जैसे आज एनवायरनमेंट के अंदर भारतीय का पैराडाइम दुनिया के अंदर प्रसिद्ध हो रही है। जैसे हमारे यहाँ पर एक एक्सरसाइज, दुनिया भर में लोग एक्सरसाइज करते होंगे, भारत की एक एक्सरसाइज जिसको योग कहते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्थान पा चुकी है। भारत के अंदर सामान्य रूप से पैदा होने वाला, दुनिया में सबसे ज़्यादा फसल जो पैदा होती है, जिसको मिलेट्स बोलते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय स्थान पा चुका है। भारत में 35% से ज़्यादा मिलेट भारत के अंदर होते हैं, चीन से कई गुना ज़्यादा होते हैं। इसी प्रकार से संस्कृत का एक स्थान दुनिया के अंदर प्राप्त हो चुका है कि कंप्यूटर की भाषा हो सकती है, तो भारत की ये प्राचीन भाषा हो सकती है। जैसे और चीज़ों के अंदर भारत का स्थान बन रहा है और विश्व की ओर के बढ़ रहा है, तो कानून के अंदर भी आमूल चूल परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। आज आप सब लोग इसके लिए इकट्ठे हुए हैं, और स्वदेशी जागरण मंच का ये सपना भी है। और आपसे एक निवेदन भी करूंगा कि दीनदयाल मार्ग के ऊपर दीनदयाल जी का चित्र लगा हुआ सबसे बड़ा कोई स्थान जो दिखाई आपको देगा, तो वो स्थान आप सबका है, वो स्वदेशी जागरण मंच का शोध संस्थान का होगा। और वहाँ पर एक फ्लोर पूरा वकीलों के लिए भी रखा जाएगा, अधिवक्ता परिषद और बाकी संस्थान भी उसमें आते जाते रहेंगे, तो आपका भी अपना कार्यालय रहेगा। और इस प्रकार की शोध की शुरुआत होगी कि जो भारत में असली मुक्ति दिलाएगी, भारत में असली न्याय व्यवस्था में परिवर्तन होगा। उसके लिए आज आप सब इकट्ठे हुए हैं। मेरा इतना छोटा सा जो आपने प्रस्तावना है वो मैंने रखी है, आपने ध्यान से सुनी और मुझे समय दिया, तो आयोजकों का और सुनने वालों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद।